बीते 6 वर्षों से भारत में चल रहा है ईज ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा आंदोलन। हर घर जल लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संबोधन। कहा, अगले 20 से 22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया ये प्रोजेक्ट। साथ ही कहा, जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को बताया पूर्वी एशिया के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों और भविष्यों के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म के रिश्तों का गेटवे। कहा, पूर्वोत्तर में है देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता। यहां बिछाया जा रहा है रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज के साथ साथ गैस पाइपलाइन का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गृह मंत्री अमित शाह ने की वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 6 इको पार्कों का उद्घाटन। कहा, वृक्ष हैं मनुष्य के मित्र और करेंगे मानव का लगातार बढ़ते तापमान के नकारात्मक प्रभावों से बचाव। कहा, पीएम के सपने को साकार करना है तो करना होगा कोयले के आयात को शून्य। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती जिसमें 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। छत्तीसगढ़ के बाद अब भोपाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल भी बढ़े लॉकडाउन की ओर। वहीं ईटानगर में अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद लगभग सभी अस्पतालों को सैनिटाइजेशन के लिए किया गया बंद। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट हुआ रिकॉर्ड 85.22%। तो देश भर में रिकवरी रेट पहुंचा 63% के पार और 7,82,000 से अधिक लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 15 मिलियन के पार। मरने वालों की संख्या हुई 6 लाख के ऊपर। WHO विशेषज्ञों के अनुसार 2021 की शुरुआत तक कोविड-19 वैक्सीन के फर्स्ट यूज की उम्मीद नहीं। और अमेरिकी चीन संबंधों में आया तनाव। अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी जानकारी की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का दिया आदेश। एशियाई बाजार आए दबाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का भारत से किया आग्रह। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए बताया चीन को जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पानी की दिक्कत कम तो होगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जो धारा निकलेगी वो जीवन धारा का भी काम करेगी। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इससे गांव के लोग ही मिलकर तय करते हैं कि कहां पानी का इंतजाम किया जाए।
जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। और अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की जो तीव्रता है उसमें कमी आने की वजह से प्रदेश में स्थित बैराजों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है। लेकिन राज्य की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से प्रदेश की 4.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महशी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। ग्रामीणों के कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। वहीं आरापट्टी गांव जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क 2 जगहों पर भंग हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी छोटी नाव पर सवार होकर आवागमन कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड में स्थित एकमात्र सरकारी चिकित्सालय डंकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया। डॉक्टर इसी पानी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हो गई थी। लोग इसके लिए नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अब बात करते हैं असम में बाढ़ के अपडेट को लेकर। असम में बाढ़ की स्थिति पिछले कुछ घंटों में और खराब हो गई। यहां अब कुल प्रभावित लोगों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। फिलहाल राज्य में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 89 मौतों के साथ 115 का आंकड़ा छू लिया गया। बारपेटा, मोरीगांव और दुबरी के बाद करीब 4 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ गोलपारा जिला सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, गोलपारा और दुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाल दी। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार किया। स्पीकर ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया के भीतर नेतृत्व की स्थिति उत्पन्न की। करोड़ों घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाकर पर्यावरण को धुआं मुक्त किया और देश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर भारत उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी, उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था।
आज स्वच्छ ईंधन एलपीजी सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयला के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। साथ ही केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि लगभग 16 करोड़ वृक्षारोपण किया गया, जो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए हैं। लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है, वो 25,000 हेक्टेयर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टेयर ब्रोकन एरिया में, मीन्स जहां खनन हुआ है, हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का, वो जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है। और अब बात भारत में कोविड की स्थिति को लेकर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,82,606 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,000 से ऊपर हो गई। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 29,861 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए सप्ताह में 2 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस सप्ताह आज और अगले शनिवार को लॉकडाउन दिनों के रूप में निर्धारित किया गया है। वहीं अगले सप्ताह बुधवार को पहला लॉकडाउन का दिन होगा और दूसरे लॉकडाउन दिन की घोषणा सोमवार को की जाएगी। हालांकि इस सख्त लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को पहले की तरह छूट दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन के निर्धारित 2 दिनों की घोषणा हर सोमवार को की जाएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे से पूरे राज्य में 14 दिन तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शाम को हुई मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर के डिवीजन में बांदीपुरा को छोड़कर सभी रेड डिस्ट्रिक्ट में बुधवार शाम से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि इन इलाकों में कृषि, बागवानी और भवन निर्माण की गतिविधियां चालू रहेंगी। माल आपूर्ति वाहन, एलपीजी वाहन और तेल टैंकर्स को लॉकडाउन से छूट रहेगी। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां एक ही दिन में कोविड के 91 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 949 संक्रमण के पुष्ट केस हो गए हैं, जिसमें वर्तमान में सक्रिय मामलों में 632 केस शामिल हैं। ईटानगर कैपिटल रीजन में अलग अलग जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही टेस्टिंग भी तेजी से हो रही है। 632 सक्रिय मामलों में से स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 208 केस अर्धसैनिक बलों के हैं। लगभग 45,000 कोविड-19 नमूने परीक्षण के लिए इकट्ठा किए गए। हाल ही में ये ईटानगर क्षेत्र के सभी मुख्य 3 अस्पताल स्वच्छता के लिए बंद हैं। सिर्फ मेडिकल कॉलेज अस्पताल TRI HMS आपातकाल के लिए कार्य करेगा। इस बीच ईटानगर में 3 अगस्त की सुबह तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। राज्य के जो कुछ अन्य जिले हैं, वहां पर बाजार खोलने और लोगों की आवाजाही के लिए लॉकडाउन के सख्त नियम लागू किए गए हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। पूरा देश अपने महान सपूत के संघर्ष और बलिदान को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें याद करते हुए लिखा, आज जुलाई 23 को भारत के 2 महान सपूत बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती है। मुझे लगता है कि युवाओं को देश की आजादी के लिए उनकी जिंदगी और बलिदान को पढ़ना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने और ट्वीट में कहा कि आज हम इन बहादुरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस महान देश के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेते हैं।
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के अवसर पर विलक्षण युवा नायक की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। राष्ट्र के समक्ष ऐसे उदात्त आदर्शों के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती पर आदर्श पुरुष के यश और उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। वहीं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया। 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करवाता रहा। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ साथ मनोरंजन का माध्यम भी बना हुआ है। दुनिया भर में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,53,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि इस महामारी से 6,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या 41 लाख के पार है, जबकि इससे 1,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक मार्क रियान ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अनुसंधानकर्ता अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इस प्रगति के परिणाम की उम्मीद वर्ष 2021 की शुरुआत से पहले नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कई वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है और सुरक्षा या रोग प्रतिरोधक रिस्पांस के मामले में कोई भी अभी तक असफल नहीं रहा। रियान ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन के पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन इस बीच वायरस के प्रसार की तेजी को देखते हुए उस पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार को देखते हुए उन्होंने स्कूलों के दोबारा खोले जाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने CSR के तहत स्वच्छ गंगा कोष में 34 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की। इस राशि से हर की पौड़ी और आसपास के घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आगामी हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ गया। देखते हैं खास रिपोर्ट। साल 2021 हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है, जिसे देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस बार हरिद्वार कुंभ में आपको हर की पौड़ी क्षेत्र नए रंग रूप में दिखाई देगा। इतना ही नहीं, मालवीय घाट, नई घाट, सुभाष घाट, शिव घाट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रवेश और प्रस्थान द्वार का निर्माण, गंगा आरती दर्शन के लिए LED स्क्रीन, दीवारों पर पेंटिंग, मनमोहक साउंड सिस्टम, घड़ी मीनार का जीर्णोद्धार, चेंजिंग रूम, रोड़ी बेल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना जैसे काम किए जाने हैं, जिसकी कुल लागत 34 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को CSR के तहत ये राशि प्रदान की है। स्टेप्स बने हुए थे स्नान घाट के, वो भी थोड़ा ऊंचे नीचे थे। उनमें सिमिलरिटी लाने के लिए लोगों को सहज ढंग से गंगा जी में जा करके स्नान करने की दृष्टि से, साथ ही साथ वहाँ पर LED लाइट और चूँकि भीड़ बहुत रहती है, ये सब व्यवस्थाओं के लिए
NMCG ने 34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके क्रम में हर की पैड़ी और उससे लगे हुए और भी जो घाट हैं उनका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग इस कार्य को अमली जामा पहनाने में जुटा है। पूरे इलाके की मैपिंग की गई है, प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया गया है, घाटों की टूटी लाइट्स को हटाने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है और हर की पौड़ी में जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। कोशिश है भक्तों को आस्था की नगरी हरिद्वार में दिव्यता और भव्यता का अनुभव हो और सुविधा में कोई कमी न रहे। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।